जियाउल रहमान, क्वेश्चन नंबर 3 जियाउल रहमान। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 343 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। सर क्वेश्चन नंबर 343। माननीय मंत्री महोदय, पटल पे है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है, जबकि वहाँ जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को उस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है, जबकि मैंने अपने MP फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है महोदय? सभापति जी, वैसे मुख्य प्रश्न से संबंधित इनका पूरा सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और मैं इसलिए उनको जानकारी देना चाहता हूं। गोपालगंज 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय राज्यों का करती है। सेफ्टी ऑडिट के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी किए हैं। हाल में मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारा कम्युनिकेशन राज्यों के साथ हुआ है, वो उसकी जानकारी भी देना चाहता हूं कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, यूटीज को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है यूडैश के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना चाहता हूं कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63% स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट हुआ है, जो यूडैश की जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। माननीय सदस्य महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में किया गया है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि जिले स्तर पर सोशल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इसके सोशल ऑडिट की रिपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? धन्यवाद। सर, मुख्य सवाल स्कूल के ढांचों के सेफ्टी पे संबंधित है और इसमें होल ऑफ स्कूल अप्रोच जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइन है, उसमें एक बड़ा स्तंभ है कि वी हैव टू अडॉप्ट द होल ऑफ स्कूल अप्रोच। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। टीचर्स को सेंसिटाइज करना,
टाइम लिमिट की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस हम राज्यों को देते हैं, उसमें वो एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं उसमें स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का से रहे और हम रिफॉर्म कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 344। मानदंड बढ़ाया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहां पर प्रभावित हो रही हैं, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको एक नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदाय को लाभ मिले इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है, जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्थानीय वन है उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है ये खजुराहो बेमीठा से होकर के पन्ना होते हुए सतना से सिंगरौली तक जाता है और वो सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व से जो एग्जिस्टिंग रोड है वो एग्जिस्टिंग रोड को ही अगर उसमें पुल बनाने का और एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले जो शहर हैं वो भी उससे कनेक्ट